बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं बच्चों, दो टाइप की नर्वस सिस्टम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो ये दो नर्वस सिस्टम हम देखते हैं पेरिफेरल में पाए जाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको सप्लाई करता है? इसमें जो भी नर्व्स होती हैं वो सप्लाई करती है हमारी वॉलेंट्री मसल्स को, जिनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। तो ये सप्लाई करता है किसको? सप्लाइज स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, बात करते हैं ऑटोनॉमिक। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, जो सेल्फ गवर्निंग है, विच आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनीथिंग और एनीबडी। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे एक्ट करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसी क्या चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंट्री है? तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखते हैं। इट सप्लाइज, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, लाइक स्मूथ मसल्स, फिर हम देखेंगे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री है। अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारे कंट्रोल में कभी हो पाया हार्ट, कभी हो पाया किसी कंट्रोल में? नहीं है हो पाया, तो लिख देते हैं यहाँ पर कार्डियक मसल्स। और लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ होगा, वो होगा हमारे ग्लैंड्स। सो बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग सोमैटिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनॉमिक क्या होता है? सेल्फ गवर्निंग, इसको कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा। और ये किसको सप्लाई कर रहा है? जो सारी चीज़ें इनवॉलेंट्री हैं हमारी बॉडी में, लाइक स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स। इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ये वाली चीज़ आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। फिर एक चीज़ और देखते हैं बच्चों, ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। वो दो टाइप क्या क्या हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो वो जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो बच्चों ये दो टाइप होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है इसके अंदर। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये एक्साइटेटरी होता है ये नेचर में। और पैरासिम्पैथेटिक कैसा होता है? इनहिबिटरी होता है। अब ऐसा क्यों है? सिंपैथेटिक हमारा तब काम करता है जब हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो जो FFF पढ़ा हुआ आपने, फियर, फाइट, फ्लाइट, इस टाइम पे हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है वो कौन सा होगा? हमारा सिंपैथेटिक। और बाद में जाके हम जब रिलैक्स हो रहे हैं तो उस टाइम पे कौन एक्टिवेटेड होगा? हमारा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट एक्साइट्स द बॉडी। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? रिलैक्स करवाता है, रिलैक्सेस द बॉडी। ओके जी, और देखते हैं क्या होता है भाई। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक कैसा होता है? एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी होता है ये अपने नेचर में। और पैरासिम्पैथेटिक कैसा होता है? इनहिबिटरी होता है ये एक्शन में अपना। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हमें पता चल गए, और थोड़े से पॉइंट्स है बच्चों, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें देखिए मेनली जो नर्व फाइबर्स आ रही है वो कौन से रीजन से आ रही हैं? इस तरीके से। यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं, अराउंड 21 पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं। 21 ऑन दिस साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और 21 ऑन दिस साइड। तो 21 पेयर ऑफ गैंग्लिया हम देखेंगे किसमें पाए जाते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यहाँ पर हम मेनली जो देखेंगे जो नर्व फाइबर्स कौन से रीजन से अराइज कर रही हैं? थोरैसिक एंड लंबर रीजन से।
ठीक है। इस वजह से हम बोलते हैं इसको थोरैको लंबर आउटफ्लो। ठीक है बच्चों, इस वजह से हमने इसको बोला थोरैको लंबर आउटफ्लो। अब हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक में कैसा आउटफ्लो होता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चों, इस तरीके से आ रही हैं। अब ये कहाँ से आ रही हैं, ब्रेन, तो क्या हो जाएगा क्रेनियम, और ये यहाँ पर कौन सा रीजन होगा, हमारे लंबर रीजन के बाद कौन सा आ गया, सैक्रल रीजन। तो यहाँ पे कैसा आउटफ्लो होगा, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। इतना क्लियर है बच्चों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना रखे हैं कुछ गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होते हैं बच्चों, कलेक्शन ऑफ साइटोन जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन, प्लूरल में हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। तो ये गैंग्लिया है हमारे, यहाँ से ऐसे फाइबर्स अराइज किए हैं। क्योंकि ये फाइबर्स गैंग्लिया से पहले हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है हमारी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। इतना क्लियर। ऐसे यहाँ पर भी हो गई, ये गैंग्लियन से पहले है, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। अब भाई ये नर्व फाइबर्स हैं, आपस में साइनैप्स कर रहे होंगे, तो इनको न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स में, उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। वो दोनों में कॉमन है प्री गैंग्लियोनिक में, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो। तो हम देखेंगे क्या सिक्रीट हो रहा है यहाँ पे हमारा, एसिटाइल कोलिन। सिमिलरली हम देखेंगे यहाँ पे भी क्या होगा, एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होगा। पर इसके बाद आ जाता है चेंज। इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ से गैंग्लिया जब खत्म होगा, उसके बाद जो नर्व फाइबर अराइज कर रहे हैं इस तरीके से, इसके यहाँ पे, इसके इस तरीके से ऑर्गन के पास, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो हमारी फाइबर आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो ये क्या है हमारी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। सिमिलरली यहाँ पर भी है। यहाँ पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है उसका नाम है एड्रेनलिन। देखेंगे यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ, एड्रेनलिन। पर यहाँ पर कौन सा यूज़ हुआ, यहाँ पर वही सेम न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है, विच इज़ एसिटाइल कोलिन। इतना क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हमें फ़र्क समझ में आ गया। ये जितनी भी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं, ये सारी जाके टर्मिनेट कर रही हैं इनटू ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, मसल्स, उसमें जाके टर्मिनेट कर रही हैं। तो इन पे जो लास्ट इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से होगा। यहाँ पर हम देखेंगे एसिटाइल कोलिन होगा, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एड्रेनलिन। और इस हिसाब से हम समझ जाएंगे कि हमारे ऑर्गन पे कौन सा इफेक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, इसमें जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, एड्रेनलिन। इस वजह से हम इन फाइबर्स को क्या बोल सकते हैं, एड्रीनर्जिक फाइबर्स। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एड्रीनर्जिक फाइबर्स। बात करें यहाँ पे क्या सिक्रीट हो रहा है, एसिटाइल कोलिन। तो इन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनर्जिक फाइबर्स। बच्चों एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी, यहाँ पे सिंपैथेटिक की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कैसी हैं, छोटी हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में कैसी हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स लंबी है। तो एक और ये हमें पॉइंट मिल गया ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो लिख देती हूँ यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स कैसी हैं, शॉर्ट। बट बच्चों एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पर, जिनको हम बोलते हैं स्प्लैंक्निक नर्व्स। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, स्प्लैंक्निक नर्व्स। उसमें हम देखते हैं खैर कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वो लंबी होती हैं।
और जैसा हमने देखा प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स छोटी हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक कैसी हैं, लॉन्ग। सो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स लॉन्ग। यहाँ पर हम देखते हैं प्री गैंग्लियोनिक nerve fibers long and post ganglionic short। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे सिंपैथेटिक में हमने क्या देखा और यहाँ पे लिखा कि जितनी भी फाइबर्स हैं सारी एड्रिनर्जिक हैं, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे मेनली जो एक्ट कर रहा है वो कौन एक्ट कर रहा होगा, एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन का तो बहुत मैसिव और आप देखो एक कितना एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, स्वेट ग्लैंड्स एंड हम देखेंगे हमारी जो एरेक्टर पाइलाई मसल्स होती हैं, यहाँ पर जो नर्व फाइबर्स टर्मिनेट कर रही हैं उनके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है आपको। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नर्व्स, ये स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शन है, या नर्व फाइबर्स एंडिंग एट या ऑन स्वेट ग्लैंड्स एंड एरेक्टर पाइलाई मसल्स हैव acetylcholine as न्यूरोट्रांसमीटर। तो इतना बच्चों ध्यान रखना है आपको, जो मेन चीज़ें वो ध्यान रखनी है। क्या क्या है, एक तो इसका थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है, इसका क्रेनियोसेक्रल है। इसमें हम देखेंगे जो फाइबर्स होती हैं वो कहलाती हैं एड्रिनर्जिक, ये कैसे होती हैं, कोलिनर्जिक। इसमें प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर छोटी, इसमें बड़ी। इसमें हम देख रहे हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ी और इसमें छोटी। इतना ध्यान रखना है बच्चों आपको। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। तो देखो इसको कुछ रटना नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपैथेटिक में तुम्हें बस ये इमेजिन करना है तुम्हारे सामने शेर आ गया, और जब शेर आ जाएगा तो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो देखेंगे। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, वो जा चुका है, उसके बाद आप रिलैक्स हो गए ना, वो चीज़ है। तो देखते हैं बच्चों सिंपैथेटिक में सबसे पहले आइरिस। आइरिस क्या होगा बच्चों, आइरिस तो करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट, आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो इनसाइड द आई आए और एक बेटर विजन बने। इतना क्लियर। तो इन दोनों का तो यहीं पे कनेक्टेड है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। और वैसे ही सोचो ना, आप जब भौचक्के रह जाते हो क्या बोलते हैं, आँख फटी की फटी रह गई, तो उसका क्या मतलब है कि प्यूपिल जो है वो डायलेट हो गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर आए। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे आइरिस कर जाता है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट और प्यूपिल कर जाता है डायलेट। क्योंकि ये एंटागोनिस्टिक है तो जस्ट यहाँ पे हम देखेंगे ऑपोजिट। हम देखेंगे यहाँ पे आइरिस क्या कर जाएगा, रिलैक्स, और ये जो प्यूपिल है वो क्या कर जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। ओके जी, अब हम देखते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट का क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, मेरे को तो धक धक हो रेला है बोलते हैं ना, तो क्या होगा, हार्ट रेट इस टाइम पे बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। अब देखो इसका भी क्या ज़रूरत है ये समझते हैं। हार्ट रेट से क्या होगा, अगर हार्ट रेट बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा पंपिंग होगी ब्लड की टू ऑल ऑर्गन्स। ठीक है, और वो ऑर्गन्स में जब ब्लड जा रहा है, ब्लड के साथ साथ क्या होगा हमारा, उसके अंदर हमारा फूड होगा, ठीक है, ग्लूकोज होगा, वो यूटिलाइज होगा हर टिश्यू से और फिर हमारे अंदर एनर्जी आएगी। तो इसलिए हम देखते हैं हार्ट रेट क्या होता है सिंपैथेटिक में, इट इंक्रीजेस। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीदिंग रेट। अब रेस्पिरेटरी रेट हमारा क्या होगा, वो भी तो बढ़ेगा ना भाई, रेस्पायर करना भी ज़रूरी है। तो इस टाइम पे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। अब उसकी ज़रूरत क्या है बच्चों, हम जितना रेस्पायर करेंगे उतना ज़्यादा हम बाहर से अंदर क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। और वो ऑक्सीजन क्यों चाहिए, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड टूटेगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम देखेंगे कि ब्रीदिंग रेट हमारा इस टाइम पे इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ इंक्रीजेस, यहाँ पे हम देखेंगे डिक्रीजेस। अब एक चीज़ और देखते हैं बच्चों, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी बढ़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड पंप हो रहा है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इट इंक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीजेस।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है पेरिफेरल आर्टरीज। तो देखो बच्चों, पेरिफेरल आर्टरी जैसे हमारी ये लिम्स की आर्टरीज हो गई। कभी कभार हम जब डर जाते हैं बहुत ज़्यादा तो क्या होता है, हमारे हाथ ठंडे पड़ने लग जाते हैं, ऐसा लगता है ना कि अब उतने लाल नहीं रहे, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से हो रहे हैं, ऐसा फील करते हैं हम लोग। क्या होता है, जितनी भी हमारी पेरिफेरी की आर्टरीज होती है ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, क्योंकि ये हमारे वाइटल ऑर्गन नहीं है। हमारा वाइटल ऑर्गन क्या है, लंग्स, हार्ट, ब्रेन। उस टाइम पे इनको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से ब्लड, यहाँ पे ब्लड ना आके उन सारे ऑर्गन्स में जा रहा है, इसलिए जो हमारी पेरिफेरी में जो आर्टरीज पाई जा रही हैं वो हो जाती हैं कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, इसलिए हमारे हाथ भी ठंडे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ब्लड का एक और काम है ना, हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग पेरिफेरल आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट, और यहाँ पे हम देखेंगे ऑपोजिट, तो मतलब डायलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स क्या करेंगे, इस टाइम पे डायलेट हो जाएंगे, जितना वाइड पैसेज उतना ज़्यादा एयर अंदर आ पाएगा। तो ब्रोंकाई क्या कर जाएंगे, वो डायलेट कर जाएंगे। और हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक में वापस से क्या हो जाएंगे, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे। अब हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी सिंपैथेटिक है, हमारी बॉडी से कोई सिक्रीशन नहीं निकल रहा है, ठीक है, चाहे वो स्टूल्स हो, चाहे यूरिन हो, चाहे कोई भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, स्वेट को छोड़ के। तो हम देखते हैं अब यूरिनरी ब्लैडर है, इस टाइम पे जो इसकी मसल्स होंगी वो कैसी होंगी, एकदम रिलैक्स्ड होंगी। कभी भी जब मिक्चुरेशन होता है तो हम देखते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जब मिक्चुरेशन होना होता है तो क्या होता है, ये वाली मसल्स हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्ट, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, ऐसे हुई, और जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये कर जाएगा रिलैक्स, अब यूरिन बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि मिक्चुरेशन होता है, ठीक है। पर सिंपैथेटिक में मैंने क्या बोला, कोई भी सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पे यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, जिसको हम कहते हैं डेट्रूसर मसल, वो इस टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी, क्योंकि उनको यूरिन पास नहीं करना, तो ये क्या रहेंगी, रिलैक्स, ठीक है, एकदम यहाँ पे रिलैक्स रहेंगी। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक में। इस टाइम पे हम देखेंगे ये वाली जो मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब यहीं से, इसी से रिलेटेड हम देखते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मैंने क्या बोला था कि जब यूरिन पास होना है तो क्या होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर खुल जाता है, मतलब वो क्या हो गया, ओपन हो गया, हम देखेंगे डायलेट हो गया। पर इस टाइम पे क्या है, यूरिन को बाहर नहीं निकालना, तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी कैसा रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, अभी अंदर ही रखना है ना यूरिन, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्स, क्योंकि यूरिन पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बहुत जायज़ सी बात है, हमारा हार्ट रेट इतना ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट इतना ज़्यादा है, तो बीएमआर तो हमारा बड़ा हो गई, बेसल मेटाबॉलिक रेट बड़ा होगा, तो हम देखेंगे वो इस टाइम पे क्या होगा, इट इंक्रीजेस। और पैरासिम्पैथेटिक में हम क्या देखेंगे, इट डिक्रीजेस। तो ये तो कुछ बहुत सिंपल वाले थे हमारे, कुछ एक पॉइंट्स और देख लेते हैं जो हमारा इफेक्ट बताता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। तो बच्चों देखते हैं बाकी के कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट अब हम देखते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस हम लोग देखते हैं कि जो मूवमेंट होता है हमारा जीआईटी में, इस टाइम पे हम लोग क्या देखेंगे, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, खाने को डाइजेस्ट करना या अपने आप को शेर से बचाना। तो इस टाइम पे हम क्या देखेंगे, पेरिस्टाल्सिस हमारा स्लो डाउन कर जाता है, क्योंकि ओबियसली इतना भी ज़रूरी नहीं है, तो इट स्लोज डाउन। और पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड अप कर जाता है। फिर हम बात करते हैं सलाइवा की। तो भाई तुम्हारे सामने शेर खड़ा है तो क्या मुंह में पानी आएगा, वेरी यमी, ऐसा तो नहीं होता ना, मुंह सूख जाता है हमारा। तो जो मुंह सूख रहा है मतलब क्या है, सलाइवा का सिक्रीशन इनहिबिट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनहिबिट हो जाता है, और यहाँ पे वापस से क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे बच्चों गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ऐसा तो नहीं है ना कि सामने हमारे शेर बैठा, हमारा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन कर रहा है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है, तो वैसे ही डरे हुए हैं, तो कहाँ से कोई गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। और हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, फिर से स्टिमुलेट। फिर बात करते हैं बच्चों स्वेट ग्लैंड्स की। स्वेट ग्लैंड में क्या देखते हैं हम लोग, जब हम डरते हैं तो क्या होता है, पसीने हमारे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं ना, पर्सपिरेशन बढ़ जाता है, वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक में इट हैज़ नो इफेक्ट। ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी
कि स्वेट ग्लैंड्स और इरेक्टर पाइलाई, इसमें देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक में कोई भी खास इफेक्ट नहीं होता है इनमें। ओके, तो मैं लिख रही हूँ स्वेट ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन इंक्रीजेस, तो बहुत ज़्यादा हमें पसीने आने लग जाते हैं, यहाँ पे नो इफेक्ट। एरेक्टर पाइलाई मसल कौन सी होती है भाई हमारी, ये डर्मिस में मसल होती है जिससे हेयर फॉलिकल अटैच होते हैं। तो जब भी हम डरते हैं या ठंड लगती है, हम कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आ गए, पाइलो इरेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हम देखते हैं, जो हमारे हेयर होते हैं वो एकदम से इलोंगेट हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है एरेक्टर पाइलाई। तो जब हमें डर लगता है या हमें ठंड लगता है, हम क्या देखते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली मसल हमारी क्या कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ओके, तो ये लिखते हैं क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं एक्शन ऑन पीनिस। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो पीनिस की एक्टिविटी पे क्या हम देख रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है। सिंपैथेटिक में हम लोग देखेंगे इजैक्यूलेशन हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक में हम देखेंगे इरेक्शन। अब देखो भाई इरेक्शन में क्या चीज़ होता है, हम देखते हैं जितने भी ब्लड साइनसेस होते हैं वो फिल हो जाते हैं, है ना, तो जो पेरिफेरल स्पेसेस है वो सब में ब्लड फिल हो गया। यही वाली चीज़ हमने पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ा था, पेरिफेरल आर्टरीज वाला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है, यहाँ पे तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है, इस वजह से यहाँ पे इरेक्शन नहीं होगा। इसका क्या एक्शन होगा, इजैक्यूलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइल सिक्रीशन, तो बाइल भी हमारा क्या भाई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिक्रीशन है, ये भी क्या हो जाएगा इस टाइम पे, स्लो डाउन कर जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा। तो लिख देती हूँ इट स्लोज डाउन, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इट इंक्रीजेस। आखिरी पॉइंट देखते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑन ग्लूकोज। सिंपैथेटिक में मैंने आपको क्या बताया, हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, चाहे भागने के लिए, चाहे लड़ने के लिए, हर चीज़ के लिए। सामने शेर है भाई, अगर एनर्जी नहीं तो हम भागेंगे कैसे, या एनर्जी नहीं है तो इतना जोश कहाँ से आएगा कि उससे लड़ ले, तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, ग्लूकोज से। तो इस टाइम में कैसे भी करके हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ सकता है, कुछ एक जो हम देखिए इसमें, या तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या करेंगे भाई, इतना सारा ग्लूकोज की ज़रूरत ही नहीं है, तो जो जितना ग्लाइकोजन था, सॉरी जितना ग्लूकोज था वो सारा हमारा क्या बन जाएगा, फिर से ग्लाइकोजन। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ग्लूकोजेनेसिस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं और आप देख रहे हैं आपका मुंह सूख रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया है, तो ये किस वजह से हो सकता है, ये आप बता सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अगर आपको वेगस नर्व पता है कहाँ पे फंक्शन कर रही है तो आप इसको आंसर कर सकते हो। तो वेगस नर्व की इंजरी होने से इसमें से कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं होगी, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए। थैंक यू।